So financial analysis is the easiest part. Business analysis is slightly tricky. Valuation is the trickiest part that you have to learn. So I always say कि valuation is not a science, it's an art. तो mutual fund today is one of the most transparent product. म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर का सबसे बड़ा एक गलती ये होती है कि वो केवल रिटर्न देखते हैं, जिसका रिटर्न ज़्यादा है आप वहाँ पे पैसे डाल दीजिए। मेरे हिसाब से गलत अप्रोच है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक ब्रांड न्यू एपिसोड द स्मार्ट मनी शो में। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट जो ओवर 2 डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस लेकर के आए हैं इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, अ मार्केट वेटरन मिस्टर अनुपम तिवारी, एंड ही इज़ द हेड ऑफ इक्विटी एट ग्रो एएमसी। सर, स्वागत है आपका हमारे इस ब्रांड न्यू एपिसोड में, और उम्मीद करता हूं कि हमारे दर्शकों के लिए एक बहुत ही एजुकेशनल और समथिंग टू लर्न अ लॉट फ्रॉम, इससे कुछ लेकर के जाएंगे। क्या क्या पिटफॉल्स होते हैं, क्या किस सेगमेंट के लिए, किस एज ग्रुप के लिए कौन सा इक्विटी म्यूचुअल फंड या वेरियस टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स है, राइट? इक्विटी, डेट, कॉन्ट्रा, वैल्यू, मल्टीपल थिंग्स, राइट? तो इसमें हम लोग प्रकाश डालेंगे और आपकी जो इतने सालों की अनुभव है उसका हमें बहुत ही एक सदुपयोग अभी हम लोग करेंगे और हमारे दर्शकों तक अच्छे तरीके से पहुंचाएंगे, और बहुत ही सिंपल तरीके में, ताकि हमारे दर्शक समझ पाएँ कि ये इक्विटी म्यूचुअल फंड पर से होता क्या है। थैंक यू। स्वागत है सर आपका। थैंक यू, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी हियर। सो सर, आप तो शुरुआत हम लोग करते हैं आपकी जो जर्नी रही है एज एन इन्वेस्टर, एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट, ये कब चालू हुई थी? अगर आप उस पर हमारे दर्शकों को कुछ बताएं और कुछ इंटरेस्टिंग अगर उसमें आपको लगा फ्रॉम विच यू लर्नड अ लॉट, तो आप उस पर भी हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं। थोड़ी वियर्ड सी जर्नी है, बिकॉज आई एक्चुअली केम टू नो अबाउट मार्केट्स फर्स्ट टाइम इन 1997। तो 1997 में क्राइसिस हुई थी, साउथ ईस्ट एशियन क्राइसिस, और उसके बारे में अखबार में पढ़ते थे। तो तब से मुझे फाइनेंशियल मार्केट्स का एक थोड़ा फैसिनेशन हुआ, एंड 99 से मैंने एक्टिवली थोड़ा पार्टिसिपेट करना, सीखना, समझना चालू किया। 2005 में आई केम टू म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। तो रिलायंस म्यूचुअल फंड जो अभी निपॉन है, मैंने उसमें एज एन एनालिस्ट ज्वाइन किया। तो हमारे मार्केट में जनरली यू स्टार्ट एज एनालिस्ट, यू लर्न, देन यू बिकम अ फंड मैनेजर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। और फिर तब से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ही हूँ, एंड उसके बाद मैं प्रिंसिपल में म्यूचुअल फंड में मैं फंड मैनेजर बना। देन आई वेंट टू एक्सिस एंड देन केम हियर इन ग्रो एज हेड ऑफ द टीम। लर्निंग, देखिए मार्केट एक ऐसी चीज़ है जो रोज़ आपको सीखना होता है, राइट? सो एक इन्वेस्टर की लाइफ साइकिल 3 स्टेजेस में होती है। सो अवेयरनेस, नॉलेज एंड देन कन्विक्शन। So you become aware about it, then you do something to learn, you become knowledgeable about it, and then you learn the art of conviction, right? That's the most difficult part. वो सबसे कठिन चीज़ होती है। और अगर आप एकदम एग्जीक्यूशन के लेवल पे पूछे तो you go through stages of first financial analysis. जनरली हम लोग कोर्सेज में, कॉलेजेस में सीख के आते हैं, थोड़ा हमको और सिखाया जाता है जॉब में एज एन एनालिस्ट। देन यू लर्न बिजनेस एनालिसिस एंड देन यू लर्न वैल्यूएशन। So financial analysis is the easiest part. Business analysis is slightly tricky. थोड़ा जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बनाना होता है उसके लिए आपको लर्निंग चाहिए, गाइडेंस चाहिए। वैल्यूएशन इज द ट्रिकीएस्ट पार्ट दैट यू हैव टू लर्न। तो आई ऑलवेज से कि वैल्यूएशन इज नॉट अ साइंस, इट्स एन आर्ट। और कोई भी आर्ट सीखने के लिए आपको एक गुरु चाहिए होता है जी। तो यू कैन लर्न इट ओनली बाई विथ योर सीनियर्स, वर्किंग विद देम एटसेट्रा। एंड आई वॉज फॉर्चुनेट टू वर्क विथ रिलायंस म्यूचुअल फंड, lot of senior people, very great minds. So I learned from them. So that's broadly is my journey. Wow. तो आपने बताया सर, और ये जर्नी में ठेस भी बहुत लगता है। आपने 1997 में आपकी जर्नी की शुरुआत हुई थी। सो आपने तो मल्टीपल साइकिल्स ऑफ बूम एंड बस्ट, एवरीथिंग यू वुड हैव सीन। आई मीन इफ आई रिकलेक्ट 2000 में .com बबल बस्ट हुआ, 2004 में, बिकॉज माई फाइनेंशियल जर्नी स्टार्टेड इन दैट ईयर, और उसमें इंडिया गवर्नमेंट भी गिरी थी, उस वक्त भी मार्केट में लोअर सर्किट लगाया था। देन 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस एंड मल्टीपल अदर्स। अभी रिसेंटली में कोविड हुआ था, पिछले 6-8 महीने पहले, ओवरऑल जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से और भी था। तो हम लोग चालू करेंगे अपना डिस्कशन, और ख़ास करके अपने दर्शकों को बताता हूँ कि अगले हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स में हम क्या कवर करेंगे और इनसे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है। So we are going to talk about the types of mutual funds, and more specifically nitty-gritty में हम लोग बात करेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में, क्योंकि जैसा शुरुआत में
ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, और ये नॉर्मल कॉमन परसेप्शन आता है, इतने सारे फंड्स हैं, एक्टिव, पैसिव, एंड से भी तो बोलता है 5 तरीके के म्यूचुअल फंड है, बट उस 5 में भी देयर आर सो मेनी सब फंड्स। तो ये बहुत एक कॉम्प्लेक्स जंगल है। तो इस ड्यूरेशन में हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हाउ डू वी आइडेंटिफाई द बेस्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड्स फॉर एन इन्वेस्टमेंट, राइट। और हमारे पास डिवर्स एज ग्रुप के लोग हैं जो हमारे दर्शक हैं, फिर सभी का रिस्क प्रोफाइलिंग अलग है, एसेट एलोकेशन के बारे में कुछ जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। इन सभी में आपका जो ओवर द इयर्स का एक्सपीरियंस है और इतने जो साइकिल्स आपने देखे हैं, तो उसका हम लोग यूज़ लेंगे। और वैल्यूएशन पे आपने बहुत अच्छी बात बोली, और जो ऑब्वियसली इट्स समथिंग विच इज़ वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्निंग फ्रॉम यू सर। सो हम लोग शुरुआत करते हैं। सर ये बताएं कि ये म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स आर देयर जो सेबी जो मैंडेट देता है? टू माई अंडरस्टैंडिंग इट्स 5 टाइप्स है। सो अगर आप उसके बारे में प्रकाश डालें। या सो देखिए, ब्रॉड पहले जो कैटेगरी है वो है एक्टिव एंड पैसिव, राइट, एट द टॉप ऑफ इट जी। तो एक्टिव म्यूचुअल फंड वो है जिसमें एक फंड मैनेजर है और वो कुछ एक थॉट प्रोसेस से डिसाइड कर रहा है कि आपके पोर्टफोलियो में क्या होगा, राइट। पैसिव वो है जो एक डिसाइडेड पोर्टफोलियो है, पब्लिकली अवेलेबल है, ज़्यादातर इंडेक्स होते हैं और उस इंडेक्स में आपका सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया जाएगा उसी प्रोपोर्शन में, कोई अपना दिमाग नहीं लगा रहा है, नोबडी इज पुटिंग माइंड। एक फार्मूला ड्रिवन इंडेक्स है, आप एक थॉट प्रोसेस से इंडेक्स बना लेते हैं, उसका एक फार्मूला होता है और वो उस मेथड से वो इंडेक्स ऊपर नीचे होता है, चेंज होता है उसमें स्टॉक्स, बट वो सिस्टमेटिक है, एक सिस्टम है उसमें, कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, तो वो पैसिव हो गए। और दोनों साइड में एक्टिव और डेट दोनों में एक्टिव पैसिव दोनों होते हैं, इक्विटी एंड डेट बोथ में। तो इक्विटी में भी एक्टिव पैसिव है, डेट में भी एक्टिव पैसिव है। तो इस ब्रॉड कैटेगराइजेशन के बाद आप फिर एसेट क्लास बेस्ड कैटेगराइजेशन आया कि आपके पास कुछ ऐसे फंड होंगे जो प्योर डेट होंगे जी, तो जिसमें हम डेट इंस्ट्रूमेंट्स खरीदते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, छोटे छोटे लेंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स। Then there are mutual funds which are equity mutual funds where we are only buying equity stocks of a company. Then there are something called hybrids. जी। तो हाइब्रिड में क्या है, बेसिकली 2 एसेट क्लास का एक मिश्रण है, एक मिक्सचर है। कई ऐसे फंड होते हैं हाइब्रिड जिसमें 2 एसेट क्लास का मिक्सचर है, कंपोजिशन है डेट एंड इक्विटी, एंड सम ऑफ देम आर हैव मोर देन 2 एसेट क्लासेस। तो जैसे हम लोग कहते हैं एक कैटेगरी है मल्टी एसेट फंड्स, तो उसमें गोल्ड भी होता है, कहीं सिल्वर भी होता है, कमोडिटीज़ होती हैं। तो इस तरीके से ब्रॉडली आप ये एसेट वाइज आप क्लासीफाई कर सकते हो कि ये इस तरह के डिफरेंट स्कीम्स हैं। देन विद इन ईच एसेट क्लास कैटेगरी देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फंड्स विच काइंड ऑफ स्प्लिट दैट एसेट क्लास इनटू अगेन सब कैटेगरीज, राइट। फॉर एग्जांपल डेट में होंगे जो रिस्क एसेट या ड्यूरेशन बेस्ड होंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के होंगे, कुछ क्रेडिट फंड्स होंगे। इक्विटी में अगर आप आएँ तो ब्रॉडली इक्विटी में कंपोजिशन बाय मार्केट कैप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग कैटेगरी। तो जैसे लार्ज कैप फंड होते हैं जिनमें प्रीडोमिनेंटली आप लार्ज कैप स्टॉक्स ओन करते हो। लार्ज कैप स्टॉक्स सेबी ने डिफाइन कर रखे हैं, एमफी के एवरेज क्लासिफिकेशन पे आता है, एवरेज मार्केट कैप क्लासिफिकेशन पे। जो टॉप 100 स्टॉक्स हैं इंडिया के जी, उनको हम लार्ज कैप स्टॉक्स कहते हैं। जो नेक्स्ट 150 स्टॉक्स हैं उनको हम मिड कैप कहते हैं, और जो उसके बियॉन्ड है वो स्मॉल कैप कहलाते हैं। तो एक इस पे कैटेगराइजेशन है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। देन फिर इनके कंपोजिशन पे आप प्रोडक्ट बनाते हो कि लार्ज एंड मिड कैप या मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, राइट। दीज आर व्हाट यू कैन कॉल इज प्योर इक्विटी प्रोडक्ट्स। देन कम थीमेटिक प्रोडक्ट्स, राइट, कि वो प्रोडक्ट, वो पोर्टफोलियो जो है वो किसी एक पर्टिकुलर थीम पे बेस्ड है या किसी एक पर्टिकुलर सेक्टोरल फोकस्ड के साथ है, राइट। कि जैसे आप लें कि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड या बैंकिंग फंड, EV फंड, राइट, दोज काइंड ऑफ थिंग्स। Then there is another category now which is being talked about is quantitative quant funds. तो बेसिकली क्या होता है एक्टिव फंड में कि एक फंड मैनेजर पे काफ़ी कुछ इस बात का भार होता है, दारोमदार होता है कि वो क्या सोच रहा है, उसकी थॉट प्रोसेस क्या है। तो उसका एक इंटरवेंशन है, उसके हिसाब से पोर्टफोलियो बनता है। और आप उसको कितना भी सिस्टम ड्रिवन करें, हर पोर्टफोलियो मैनेजर का एक सिस्टम होता है सोचने का, समझने का तरीका, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने का, बट उसमें एक उसका थॉट प्रोसेस रिफ्लेक्ट करता है, राइट।
तो एक बहुत यूएस में ये चीज़ 60-70s में आई कि अगर आप फंड मैनेजर को इक्वेशन से हटा दें, सो गो बाई प्योर डेटा, राइट, दोज आर कॉल्ड क्वांट फंड्स, बेसिकली दे आर क्वांटिटेटिव फंड्स जी। तो वो भी एक अपने आप में कैटेगरी है जो एक थीमेटिक कैटेगरी है जी। एंड देन थीम्स में बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो, तो ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन है ऑन द म्यूचुअल फंड साइड। सर, तो आपने हमारे दर्शकों को बताया कि मार्केट कैपिटलाइजेशन बेस्ड लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड्स, देन उसमें उसके बाद आपने बताया थीमेटिक फंड्स, देन क्वांट बेस्ड, देर मल्टीपल। एंड इस जंगल में अभी एक सिंपल सा जो जर्नी स्टार्ट कर रहा है एक बंदा, उसके भी जस्ट सैलरी अभी उसको आना चालू हुआ है, अभी उसके लिए क्या सजेशन रहेगा? इट्स अ गुड क्वेश्चन एंड लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली डोंट थिंक अबाउट इट। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर का सबसे बड़ा एक गलती ये होती है कि वो केवल रिटर्न देखते हैं, राइट, कि कई लोगों का ऐसा पैरामीटर है 1 ईयर, कई लोगों का 6 महीने, 3 साल, जिसका रिटर्न ज़्यादा है आप वहाँ पे पैसे डाल दीजिए। मेरे हिसाब से गलत अप्रोच है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी इन्वेस्टर के लिए टू डिसाइड ऑन विच प्रोडक्ट टू इन्वेस्ट इज टाइम होराइजन। तो यू शुड स्टार्ट विद दैट क्वेश्चन। नंबर 2 इज कि देखिए फंडामेंटली आप किसी फंड मैनेजर को या किसी एमसी को पैसे मैनेज करने के लिए क्यों दे रहे हैं? क्योंकि या तो आपको समझ नहीं है कि कैसे स्टॉक सेलेक्ट करना चाहिए, कैसे पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, या आपके पास टाइम नहीं है, राइट। तो सबसे पहले इसका मतलब ये है कि जैसे जो थीमेटिक फंड है वो आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि आपको अभी उतनी मैच्योरिटी, उतनी परिपक्वता नहीं है कि आप ये समझ सकें कि ये थीम मेरे लिए अच्छी है कि नहीं तो आप खुद ही करते हो, राइट। तो सबसे पहले आप डाइवर्सिफाइड फंड्स के बारे में सोचिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इधर यू स्टार्ट विथ इधर फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप और लार्ज कैप, और लार्ज एंड मिड कैप और स्मॉल कैप फंड, ये आपके लिए पहला टारगेट होना चाहिए ब्रॉडली जी। एंड इसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड दिस आई एम टॉकिंग ओनली इक्विटी, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, मतलब आपके पास 3 साल मिनिमम है इन्वेस्ट करने को। अगर आपको कोई भी पैसा 3 साल से कम इन्वेस्ट करना है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप उसको इक्विटी फंड्स में ना डालें, वो आपके लिए अच्छा नहीं है, वो थोड़ा रिस्क ज़्यादा हो सकता है जी। तो अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको इनमें से कौन से प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, दैट इज़ योर टाइम होराइजन, नथिंग एल्स। तो अगर आप, मेरा ये ऐसा मानना है, जो बेंचमार्क मैं यूज़ करता हूँ कि इफ़ यू हैव 8 to 10 ईयर्स यू इन्वेस्ट इन स्मॉल एंड मिड कैप्स। अगर आपके पास 5 to 8 ईयर्स है आप इन्वेस्ट करिए मल्टी कैप, और अगर आपके पास 3 to 5 ईयर है यू इन्वेस्ट इन लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप। ब्रॉडली दिस इज हाउ यू शुड थिंक। तो यू शुड आस्क एज एन इन्वेस्टर, वन शुड आस्क अ क्वेश्चन कि भाई मैं पैसा कितने दिनों के लिए छोड़ सकता हूँ जी, जब मुझे ज़रूरत नहीं होगी। अगर मैं 8, 9, 10 साल के लिए छोड़ सकता हूँ तो आप उसको मिड कैप, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करिए। अगर आप कम समय के लिए छोड़ सकते हैं तो प्रोडक्ट आप चेंज कर दीजिए। तो दिस इज हाउ वन शुड थिंक। टाइम होराइजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपने बहुत ही एक ऐसी चीज़ बताई है जो अभी जो न्यू जर्नी जिनका स्टार्ट हुआ है, तो ये शायद से आपको ये समझ आने में टाइम लगेगा। टाइम की बात हो रही है, टाइम लगेगा, बट सर ये आपने 3 साल स्पेसिफिकली बताया, एंड आई एम श्योर दर्शकों को अगर आप इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करें, क्योंकि वी हैव सीन मार्केट्स अप्स एंड डाउन्स, ईयर्स ऑफ स्टेगनेंसी रहता है या नीचे जाता है, रिटर्न्स आर नॉट कमिंग। तो ये आप हमारे दर्शकों को इस पर थोड़ा सा और इसमें ज्ञान दें, थोड़ा सा और प्रकाश डालें कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहना क्यों ज़रूरी है। सो वाई दिस टाइम होराइजन इज इम्पॉर्टेंट, एंड तो इसके 2 कारण है। एक कंपाउंडिंग, राइट। इक्विटी इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट टू हैव कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो है ड्यूरेशन। आप जितना ज़्यादा समय देंगे उतना ज़्यादा कंपाउंडिंग अच्छा होगा आपके लिए। और वॉरेन बफेट ने, हम बात कर रहे थे, तो ही हैज सेड कि कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, एंड इसलिए टाइम होराइजन बहुत ज़रूरी है। और अगर आप सिंपल एक्सेल पे शीट बनाइए और 10% से कंपाउंड करिए, तो वो जो 8वें 10वें साल में उसमें जो नंबर आता है ना, वो आपको अनबिलीवेबल लगेगा, करेक्ट। सो दैट इज़ वाई टाइम होराइजन इज इंपॉर्टेंट। यू नीड टू गिव इट मोर लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन, सो देन इक्विटी एक्चुअली गिव्स यू द रियल कलर ऑफ कि कितना बड़ा वेल्थ आप क्रिएट कर सकते हैं। वो शॉर्ट टर्म में अपने को अच्छे से नहीं समझ में आएगा। एक्साइटमेंट जरूर होता है शॉर्ट टर्म में, बट you cannot do it with your all the wealth that you have, right? Yes. So that is one part.
द सेकेंड पार्ट इज दैट इक्विटी इज इनहेरेंटली volatile asset, right? Why it is volatile asset is to understand very, क्योंकि जो किसी भी कंपनी का लास्ट रेजिडुअल वैल्यू होता है और जो लास्ट रेजिडुअल ऑब्लिगेशन होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है, yes. राइट? तो जैसे डेट है तो डेट के पीछे कोई सिक्योरिटी है, राइट? और वो सिक्योरिटी इक्विटी के कारण भी है, इसीलिए हम कहते हैं ना कि डेट इक्विटी रेशियो एक ऊपर से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो क्योंकि इक्विटी इज सपोर्टिंग दैट डेट। तो जब भी सेंटिमेंट ऊपर नीचे होता है आपका रिस्क प्रोफाइल चेंज होता है, रिस्क प्रीमियम चेंज होता है और उससे इक्विटी बिकम्स वेरी वोलेटाइल। और ये जो वोलेटिलिटी है इसका सोल्यूशन भी टाइम है। तो जो हम कहते हैं एक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी या डिलीवर्ड वोलेटिलिटी, आप अगर उसको टाइम फ्रेम को कंप्रेस करके देखेंगे तो बहुत ज़्यादा दिखती है, लेकिन अगर आप उसका टाइम होराइजन बढ़ा देंगे तो वोलेटिलिटी कम हो जाएगी, राइट? जी। दूसरा क्या है, तीसरा कारण क्या है, जो साइकोलॉजिकल रीज़न है स्पेशली फॉर न्यू इन्वेस्टर जिनका अभी कन्विक्शन लेवल कम है, जो भी सीजन नहीं हुए हैं, तो जनरली इफ़ यू इनकर अ लॉस, राइट, यू गेट इनटू अ वेरी बिग साइकोलॉजिकल प्रेशर बिकॉज यू आर न्यू, यू हैव नॉट अंडरस्टूड इट वेरी वेल एट्सेट्रा। तो अगर आप टाइम होराइजन का माइंड सेट आपका नहीं होगा तो फिर आपसे गलत इन्वेस्टमेंट डिसीजन होंगे, एंड इनकरिंग लॉसेज इज अ वेरी पेनफुल प्रोसेस साइकोलॉजिकली to start with initially, right? So that is why it is important to have a longer term time horizon and think carefully about it, and you will make good wealth. जी सर, थैंक यू फॉर आप एक एक वर्ड बता रहे थे एंड आई वाज जस्ट रिलेटिंग माय ओन एक्सपीरियंस। 2004 के वक्त से 2008 जनवरी तक जब मार्केट ने उस वक्त का बूम पीरियड देखा था, सो मैंने भी कुछ इन्वेस्टमेंट चालू किया था। अच्छी पार्ट ये थी मैंने इन्वेस्टमेंट चालू किया था म्यूचुअल फंड का, बट मैं उसको कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि कुछ एक कॉर्पस एक्यूमुलेट हुआ, कुछ खरीदने का मन किया, चलो उसको तोड़वा लिया और वो खरीद लिया। सो दैट वाज वन मिस्टेक विच आई डिड। इट्स नॉट अबाउट रिपेंटिंग, बट या एक मिस्टेक तो था वो मेरा। दूसरा, जो मार्केट क्रैश हुआ था 2008 वाला जो फॉल था, और ये हमारे न्यू जनरेशन के जो इन्वेस्टर जिनकी जर्नी अभी स्टार्ट हो रही है, जो गलतियाँ हमने की हैं और ये फ्यूचर में भी आप ना दोहराओ, इससे आप सीख लेकर के एक अच्छे इन्वेस्टमेंट की जर्नी पे आप अभी अगर शुरुआत से रहोगे, देन मार्क माई वर्ड्स, दिस इज़ द बेस्ट एडवाइस जो सर ने अभी दिया है, स्टेइंग इन्वेस्टेड फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन। एक सिंपल कंपाउंडिंग, एक्चुअली इट्स द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। कोई ये समझता नहीं है, और या तो शॉर्ट टर्म कुछ मन कर गया खरीदने का, या तो डर लग जाता है ये क्या हो रहा है, देयर इज़ अ मार्केट करेक्शन, क्योंकि 3 साल में इट कैन बी वेरी वॉलेटाइल। खास करके अभी पिछले 6-8 महीने से मार्केट्स हैव बीन रेंज बाउंड, इनफैक्ट नीचे ही है काफ़ी, सो द इन्वेस्टमेंट्स आर डाउन। तो क्या होता है, फोमो का आजकल ये भी रहता है ना, जब सुनते हैं अरे उसने 30% कमा लिया 1 साल के अंदर, 40% कमा लिया, तो हम तो इन्वेस्ट कर देते हैं जा करके, बट वहाँ से फिर वो करेक्शन चालू हो जाता है, और जब वो करेक्शन चालू हो जाता है तो उसका क्या स्टेमिना है हमारे में उसे पचाने का। बट द कोर इज़, आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी को आप बंद ना करें। द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट वॉज yesterday 20 years back, and the next best time is today. So ये जर्नी सभी का अपना होता है, but yes, this is one of the most crucial pillars on which your investment journey should be there. Asset classes and all आपको समझ आपकी जर्नी के हिसाब से आपको आती है, but if the longer the duration of your stay in the markets, खास करके ये जो compounding का impact आता है, it's astounding. सो ये तो हमने बात किया सर कि सो न्यू जनरेशन के जो लोग हैं या जो इनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी भी स्टार्ट हो रही है, सो मल्टी एसेट में, फ्लेक्सी कैप भी आपने बताया, यस, ओके। इसके अलावा अगर वो जब इन्वेस्टमेंट का जर्नी मेरा 2-3 साल हुआ है, मैम स्लाइटली थोड़ा सा मैं एक्सपीरियंस ले लिया, मेरे को थोड़ा सा मैंने एजुकेशनल स्टफ भी ले लिया ना, आई एम मोर कंफर्टेबल विथ वन ऑफ द सेक्टर स्पेसिफिक, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे आईटी सेक्टर अच्छा लग रहा है, या कुछ नया एआई रिलेटेड अगर कुछ इस तरह का मेरे को इंडस्ट्री अच्छा लग रहा है। सो आप ये बताएं कि क्या इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर इस तरह के जो थीमेटिक फंड्स हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट का अगर मुझे करना है तो मुझे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और हमारे पास एज ऑफ नाउ ऐसे कौन कौन से एवेन्यू है जिसमें मैं इन्वेस्टमेंट चालू कर सकता हूँ? तो देखिए, इन्वेस्टमेंट में एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसको हम कहते हैं डिसिप्लिन, राइट? बहुत ज़्यादा आपको डिसिप्लिन चाहिए, और आपको हर चीज़ थोड़ा सोच के प्लान करनी चाहिए। तो जनरली मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कि आप कागज़ पे लिखिए कि आप करना क्या चाहते हैं। आप रैंडम डिसीजन मत लीजिए कि सडनली आज सुबह मूड में आया, आपने कोई ऐप खोला और यहाँ इन्वेस्ट कर दिया, राइट? जस्ट मेक अ सिंपल प्लान कि आपको क्या करना है, आपको अपने सेविंग्स का कितना %
इक्विटी में डालना है, कितना इमरजेंसी फंड रखना है, ये सब आप एक बेसिक कर लीजिए। आप खुद नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलिए, उससे बात करिए, पढ़िए, और आप वही करिए जो आपको समझ में आता हो। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। देखिए, आप अगले 5, 10, 15, 20 साल तक इन्वेस्ट करेंगे, एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम डिफरेंट एसेट क्लासेस विल बिकम द बेस्ट परफॉर्मर। जैसे अगर बाजार गिरा हुआ है तो आपको लगेगा लार्ज कैप्स आर बेस्ट परफॉर्मर, बाजार बहुत चला हुआ है तो आपको लगेगा कि स्मॉल कैप्स आर बेस्ट परफॉर्मर, जब हालत बहुत खराब है तो लगेगा गोल्ड इज द बेस्ट परफॉर्मर, राइट। तो हर समय एसेट क्लास बेस्ट परफॉर्मर बदलती है, तो आप बेस्ट परफॉर्मर का भी प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल काम है जी। और आप तो 20 साल के लिए कर रहे हैं, तो 20 साल में क्या बेस्ट परफॉर्मर होगा, ये नोबडी नोज। करेक्ट। तो जरूरी ये है कि आप वो करिए जिसकी आपको समझ है जी, क्योंकि तब आप उसको अच्छे से मॉडिफाई कर पाएंगे, हैंडल कर पाएंगे, राइट। तो जो आपने थीमेटिक की बात की, थीमेटिक में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप वही थीम्स में इन्वेस्ट करिए जो आप समझ पा रहे हैं। जस्ट डोंट लुक एट रिटर्न्स, राइट। दूसरा, रिस्क कंट्रोल करिए, क्योंकि जो थीम्स हैं दे आर कंसंट्रेटेड इन्वेस्टमेंट। जी। तो आपका उसमें ओवरऑल एक्सपोजर क्या है आपके टोटल पोर्टफोलियो में, इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। चूंकि आप कंसंट्रेटेड इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो आपके जो ड्रॉ डाउन्स होंगे, मतलब हम ड्रॉ डाउन कहते हैं निगेटिव रिटर्न्स, कि अगर वो थीम का जो भी इंडेक्स है, जो पोर्टफोलियो ऊपर गया और इसके बाद अगर वो नीचे आया तो वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। Yes. तो आप क्या उतना ड्रॉ डाउन ले सकते हैं क्या? फाइनेंशियली एक चीज़ है, साइकोलॉजिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आप साइकोलॉजिकली पेन होता है तो आप बाकी डिसीजंस भी गलत करते हैं, राइट। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम फाइनेंशियल डिसीजंस आर डिफिकल्ट because you are worried about psychological pain. Yes. So if you plan it well, if you write it down everything, if you have a logic for it, do it, no problem, but control the risk. So this is very good. So spending time in the market Yeah. first, second is controlling your risk. तो ये दो स्तंभ तो बनते जा रहे हैं हमारे एक अच्छे इन्वेस्टर बनने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस सर। इससे बात बात में मैं शायद अपने दर्शकों को ये भी एक क्वेरी आ सकता है, और कुछ लोग मुझसे भी पूछते हैं कि एक लार्ज कैप में क्या सिर्फ स्टॉक में इन्वेस्टमेंट होता है? अगर होता है तो लार्ज कैप में क्या सिर्फ लार्ज कैप का परसेंटेज क्या 100% होता है, या देयर इज सम परसेंटेज विच इज़ डिफाइंड? और जो एमसीज होते हैं उसको कैसे ध्यान रखते हैं? हाउ एम आई हैव पीस ऑफ माइंड कि जो मेरे को बताया जा रहा है वो सही से काम हो रहा है या नहीं? सो ये 2-3 चीज़ आते हैं। अभी लार्ज कैप हुआ, मिड कैप हुआ या स्मॉल कैप हुआ। सो आप हमारे दर्शकों को ये बता पाएंगे कि इसमें परसेंटेज, जैसे स्मॉल कैप है तो उसमें स्मॉल कैप स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट होता है जो आपने बताया था, नेक्स्ट 250 जो रहता है तो इसके बारे में थोड़ा सा आप इसमें प्रकाश डालें। और एएमसीज इसको कैसे ध्यान रखते हैं कि हाउ डू यू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस लेड डाउन? करेक्ट। तो देखिए, ये वेल डिफाइंड है, हर प्रोडक्ट कैटेगरी में किस तरह के स्टॉक्स कितने होंगे, ये एकदम रूल सेट है, एंड एवरीबडी हैज़ टू फॉलो इट। वी फॉलो इट ऑन, एवरी एमसी हैज़ टू फॉलो इट, एंड जनरली एवरी एमसी फॉलोज इट ऑन अ डेली बेसिस। हम लोग क्या कई बार पैसिव ब्रीच होते हैं, पैसिव ब्रीच इन द सेंस कि आपने कुछ नहीं किया बट मार्केट में ऐसा मूवमेंट हुआ, राइट, कि वो लिमिट्स ब्रीच हो गई, तो देन यू हैव टू करेक्ट इट। तो हर एमसी में एक रिस्क डिपार्टमेंट होता है और एक कंप्लायंस डिपार्टमेंट होता है, उनका काम ही यही होता है कि वो सारी चीज़ें मॉनिटर करें। और जनरली हर एमसी में, नॉट जस्ट अस, एवरी एमसी एज एन इंडस्ट्री, नाउ वी हैव ऑटोमेटेड ऑल दीज रिस्क कंट्रोल मेजर्स। तो जो हमारा सिस्टम होता है, जैसे सपोज कीजिए कि एक लार्ज कैप फंड में 80% मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए लार्ज कैप स्टॉक्स में, दैट इज़ द रूल। 20% आपका डिस्क्रिप्शन है, आप जो चाहें वो करें। वो भी स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट होगा या डेट में भी आप डाल सकते हैं? आप डेट में भी कर सकते हैं, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ताकि थोड़ा सा एडिशनल डेल्टा आप निकाल पाए उसमें। सेबी ने आपको फ्रीडम दी हुई है कि आपको मिनिमम 80% इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप स्टॉक्स में ही होना है। करेक्ट। और मिड कैप और स्मॉल कैप में तो जो मिड कैप फंड है उसमें 65% की लिमिट है, स्मॉल कैप में भी 65% की लिमिट है। ओके, और बाकी वो फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया है कि आप उसको किस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सर। एंड तो अब जैसे सभी के यहाँ ऐसे इनबिल्ट सिस्टम्स हैं कि सपोज कीजिए कि मैं अगर मेरा लार्ज कैप में वेट लार्ज कैप्स में 81% है, एंड इफ आई ट्राई टू सेल अ स्टॉक विच इज़ लार्ज कैप और वो 2% वेट वाला है, तो सिस्टम मुझे एक्चुअली अलाउ नहीं करेगा। अच्छा, इट विल स्टॉप मी कि यू आर ब्रीचिंग अ लिमिट, सो यू कैन नॉट एंटर दिस ट्रेड। तो और ये ऑटोमेशन सभी पूरी इंडस्ट्री ने हमारे सब कर रखा है कि सो दैट इनएडवर्टेंट एरर नहीं होनी चाहिए। गलती से हम लोग भी ह्यूमन बींग्स है तो हमसे मिस्टेक हो सकती है, सो वी हैव ऑटोमेटेड इट मोस्ट ऑफ एमसीज। नाइस।
जी सर, धन्यवाद अपने व्यूज़ शेयर करने के लिए, और बहुत इंटरेस्टिंग ये डिस्कशन हमारा चल रहा है और उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारे दर्शकों को इससे लाभ मिलेगा। सर, एक और बहुत सारे इन्वेस्टर्स मुझसे भी पूछते हैं कि थोड़ा सा शक की नज़र से वो देखते हैं कि म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट तो करते हैं बट क्या वो उतना केयर लेते हैं, और अगर वो लेते हैं तो पोर्टफोलियो रीस्ट्रक्चरिंग और ये सब जो होता है और ऑफ लेट हम लोग फ्रंट रनिंग की भी बातें आती हैं न्यूज़पेपर्स में। सो व्हाट ऑल स्टेप्स एज एन इंडस्ट्री वी हैव बीन टेकिंग टू इंश्योर कि इस तरह के कंसर्न्स अगर दर्शकों के हैं, इन्वेस्टर्स के हैं, उसको ध्यान में रखते हुए क्या स्टेप्स लिए गए हैं ताकि उनको भी पीस ऑफ माइंड आए कि एक ऐसा इंडस्ट्री है जो उनके हितों के लिए काम कर रहा है। सो देखिए, एक तो ये कि एक रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, तो हमारे एक रेगुलेटर है, राइट, सेबी, एंड वहाँ पे एक प्रॉपर फुल फ्लेज्ड म्यूचुअल फंड डिपार्टमेंट है जो म्यूचुअल फंड की लाइसेंसिंग से लेके डेली एक्टिविटी पे नज़र रखता है, क्योंकि कई बार हमारी सेबी ऑडिट होती है रेगुलरली, हमारे इंटरनल ऑडिटर होते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर होते हैं, सेबी अपॉइंटेड ऑडिटर होते हैं, और अब कभी कभी फॉरेंसिक ऑडिट भी होती है। तो हम क्या कर रहे हैं उस पर एक बहुत अच्छे से नज़र रखी जाती है। दूसरी चीज़ क्या है कि 20-25 सालों में जो इवोल्यूशन हुआ है इंडस्ट्री का, उसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत वेल डिफाइंड हो गई हैं। जैसे आप कुछ सालों पहले तक कोई प्रोडक्ट का ऐसा क्लियर कट डेफिनेशन नहीं होती थी, राइट, बट फिर रेगुलेटर ने कहा कि नहीं, ये इन्वेस्टर के हित के लिए अच्छा है कि हम प्रोडक्ट्स को बहुत फाइनली प्रिसाइजली डिफाइन करें कि वो आप कैसे क्या कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड टुडे इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट, और हम हर दिन इन्हें भी निकालते हैं। हर महीने आपको पोर्टफोलियो दिखता है कि पोर्टफोलियो पे हमने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या खरीदा गया, क्या बेचा गया, एंड अक्रॉस द बोर्ड मिलता है वो। तो इस पर्सपेक्टिव में मैं कहूँगा कि रेगुलेटर जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट और कंट्रोल की, प्लस द ट्रांसपेरेंसी, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि इन्वेस्टर को कोई बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है। अब देखिए क्या है, दिक्कत क्या है कि आप किसी भी सिस्टम को एकदम परफेक्ट सिस्टम नहीं बना सकते, राइट। सम ऑफ द स्लिपेजेस हैपेंस, जो आपने जैसे कहा कि फ्रंट रनिंग एटसेट्रा, सम टाइम कितना भी अच्छा रिस्क और मैनेजमेंट हो, कहीं ना कहीं कई लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं, बट उससे हम लोग सीखते हैं, फिर उसको और बेहतर करते हैं। तो मेरे हिसाब से सिस्टम बहुत रोबस्ट है, और जिस तरीके से एमसीज काम कर रही हैं, और जो एक कंपटीशन है एमसीज के बीच में कि हम एक बेटर ब्रांड बना पाएँ, एक बेटर ट्रस्ट डेवलप कर पाएँ इन्वेस्टर के लिए, उससे ये चीज़ें और ज़्यादा अच्छी हो रही हैं जी। तो क्योंकि देखिए, ये एट द एंड ऑफ द डे यू गिव मनी होम यू ट्रस्ट, राइट। इन्वेस्ट करने के लिए अगर आप किसी को 10 साल 15-20 साल के लिए पैसे दे रहे हैं, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्रस्ट, राइट। तो एंड एवरी एमसी नोज इट, एज एन इंडस्ट्री वी नो इट, सो वी डू टेक केयर ऑफ एवरी पॉसिबल एवेन्यू दैट वी कैन डू टू बिकम मच मोर ट्रांसपेरेंट, much more responsible and much more trustworthy for the investor. And I think regulator is also very, very focused on this. जी, thank you so much for bringing this up and highlighting the important steps that have been taken. क्योंकि हमारे दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का AUM it has touched again all time high, 74.4 lakh crores is the overall AUM. It's a huge amount and huge responsibility. And I think जो म्यूचुअल फंड सही है, जो कैंपेन जब से स्टार्ट हुआ था तब से, आई थिंक सम डेटा पॉइंट आई वाज लुकिंग एट, इन द लास्ट 10 years आई थिंक AUM हैज़ 3 times है या 6 times है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। इन लास्ट 5 years इट हैज़ ट्रिपल्ड। सो डेटा आप एक बार देख लेना, बट या 25 lakh crores का हो गया है 74 lakh crores इन द लास्ट 5 years. So this is a kind of growth, and obviously अगर ट्रस्ट नहीं होता तो इन्वेस्टमेंट नहीं होता, सो नथिंग टू वरी। बट सर, इससे एक चीज़ और, जब अमाउंट जब AMC के पास आता है, फंड्स जब आते हैं मैनेज करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्यूज। इसको कैसे ठंडे दिमाग से, ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट का कुछ फिलॉसफी तो होता होगा, एंड देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिसेस, वैल्यू इन्वेस्टिंग बीइंग वन, मोमेंटम बीइंग वन, क्वांट बेस्ड बीइंग वन, इन सभी पे थोड़ा थोड़ा बताएं ताकि एक एज एन इन्वेस्टर मेरे को पता तो चले कि फिलॉसफी क्या होता है, क्योंकि हम तो पैसा तो ट्रस्ट करके दे रहे हैं, बट उसके पीछे जो इन्वेस्टमेंट का फिलॉसफी है, व्हाट एग्जैक्टली इज दैट? तो
आपने बड़ी अच्छी बात कही कि साइज़ हमारी इतनी बड़ी हो गई और इंडस्ट्री का एक्चुअली एक जो सबसे बड़ा डेटा पॉइंट है, क्योंकि जो हार्ड डेटा है उसको यू कैन नॉट डिनाइज। इफ़ यू लुक एट कि पिछले 25 सालों में इंडस्ट्री ने जो भी स्कीम्स लॉन्च की हैं या जो भी चल रही हैं, आप अगर देखेंगे तो सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी आउट ऑफ दोज स्कीम्स हैव एक्चुअली डिलीवर्ड डिसेंट रिटर्न फॉर इन्वेस्टर्स, राइट। तो वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रूफ है इस बात का कि इंडस्ट्री ने एक बहुत अच्छा काम किया है। तो नाउ कमिंग बैक टू योर इन्वेस्टमेंट फिलोसफी क्वेश्चन, तो यस, तो हर एमसी की अपनी एक थॉट प्रोसेस होती है कि हमको कैसे पैसे को मैनेज करना है जो इन्वेस्टर हमें दे रहा है, और ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि डिसिप्लिन ज़रूरी है। तो आप डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए आपको रूल्स बनाने पड़ेंगे जी, कि भाई आप किस चीज़ को फॉलो करोगे। तो वी डिसाइड रूल्स ऑफ द गेम कि हमको चीज़ें ऐसे करनी है, एंड दैट इज़ व्हाट वी कॉल इज अवर फिलोसफी, इन्वेस्टमेंट फिलोसफी। सो व्हाट वी फॉलो एट ग्रो इज, तो ग्रो का एक जो एज अ ग्रुप, एज अ होल कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन प्लस अस, हमारा एक जो बहुत बड़ा फलक्रम है थॉट प्रोसेस का, वो है कस्टमर फर्स्ट। तो जब हमने इन्वेस्टमेंट फिलोसफी बनाने चालू की तो हमने कहा कि इन्वेस्टर के थॉट प्रोसेस से सोचो। सो इट्स नॉट कि मैं कोई चीज़ प्रूफ करना चाहता हूँ कि ये सही है या गलत है, व्हाट इन्वेस्टर नीड्स, एंड दैट इज अराउंड दैट वी हैव टू डिजाइन अवर इन्वेस्टमेंट फिलोसफी। तो इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए? तो उसका ऑब्जेक्टिव है कंपाउंडिंग, और वो कंपाउंडिंग में दो चीज़ें चाहता है, एक कि उसकी कंपाउंडिंग लंबे समय तक हो, और दूसरी कि उसकी कंपाउंडिंग जितनी भी मैक्सिमाइज आप कर सकते हो वो हो, राइट। तो दिस इज हिज ऑब्जेक्टिव एज एन इन्वेस्टर, हिज और हर। तो अब इस ऑब्जेक्टिव के लिए आप दो तरीके से सोच सकते हैं कि कंपाउंडिंग लाने के लिए आपको क्या फैक्टर इंपॉर्टेंट है, और आप उन फैक्टर्स पे फोकस करिए। तो ब्रॉडली क्या है, अगर आप एकदम ही बहुत ही होलिस्टिक ब्रॉड तरीके से सोचें तो किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे आप जो बेस करते हो वो 3 फैक्टर होते हैं, या तो बिजनेस होता है, या साइकिल होती है, या कि वैल्यूएशन होता है, राइट। या इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन है, ऑप्टिमाइजेशन है। तो ये 3 चीज़ों से कंपाउंडिंग बढ़ती है। देयर इज अनदर वे टू लुक एट इट कि कंपाउंडिंग डिसरप्ट कैसे होती है, और आप उस डिसरप्शन को बचाइए, वो मत करिए, राइट। तो अपने आप कंपाउंडिंग अच्छी होती रहेगी। सो देन वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट रिस्क फर्स्ट in deciding our investment philosophy। तो ब्रॉडली स्पीकिंग अगर आप एक स्टॉक खरीदते हैं तो आप 5 रिस्क लेते हैं। सबसे पहला होता है मैक्रो रिस्क, जो इकोनॉमी का रिस्क है कि इकोनॉमी खराब हो गई, इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ गए, इन्फ्लेशन बहुत हो गई, तो आपकी ग्रोथ कोलैप्स हो गई, आपका इक्विटी मार्केट भी गिर गया, तो आपका कंपाउंडिंग नहीं होगी। तो ये इस पे एज अ फंड मैनेजर किसी का कंट्रोल नहीं है जी, राइट। और इसको आप हेज भी नहीं कर सकते क्योंकि इकोनॉमी रिस्क को हेज करने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप उसको हेज करने जाएंगे तो आपका पूरा रिटर्न ही काफ़ी कम हो जाएगा, वो सब ऑप्टिमल हो जाता है वो। सो देन वी डोंट ट्राई टू मैनेज इट, सो लेट्स फॉरगेट इट। देन देर आर 4 रिस्क विच आर इन योर कंट्रोल, व्हाट वी बिलीव, दिस इज व्हाट वी थिंक अबाउट इट। फर्स्ट इज योर मैनेजमेंट और प्रमोटर रिस्क, सेकेंड इज बिजनेस रिस्क, थर्ड इज बिजनेस साइकिल रिस्क, एंड फोर्थ इज वैल्यूएशन रिस्क। जब आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हो तो ये 4 ऐसे फैक्टर हैं विच कैन डिसरप्ट योर कंपाउंडिंग एंड दे आर अंडर योर कंट्रोल। जी, यू कैन टेक अ कॉल कि ये रिस्क मेरे को पोर्टफोलियो में कितना रखना है, राइट, एट ए स्टॉक लेवल और एट ए पोर्टफोलियो लेवल। तो हमारी जो फिलोसफी है वो ये है कि हम जो पहले 2 रिस्क हैं वो हम नहीं लेंगे। तो जिसको हम कहते हैं प्रमोटर एंड मैनेजमेंट रिस्क, बिजनेस रिस्क, दैट वी विल नॉट टेक। Then comes the third risk, business cycle risk. So जब आप बोलते हैं, सॉरी आपको ब्रेक किया मैंने, कि ये प्रमोटर आप रिस्क नहीं लेंगे, मतलब प्रमोटर्स विथ नॉट सो गुड ट्रैक रिकॉर्ड, आप वैसे कंपनीज को आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे आप। एंड वन मोर थिंग, यस, सो व्हाट यू सेड इज राइट कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन क्रिएटिंग शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन। क्योंकि देखिए क्या होता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर आप एक अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो 2 चीजें होती है, एक तो उसका प्रॉफिट बढ़ता है जिसको हम ईपीएस बोलते हैं, दूसरा उसका मल्टीपल री रेट होता है। एंड generally in a longer term relatively you make more money in stocks which can get re-rated, not just the profit growth, because profit growth की एक लिमिट है, everything normalizes over a period of time, but जब कोई कंपनी कंसिस्टेंट होती है, अच्छा करती है, उसका इंक्रीमेंटल आरओई बढ़ता है तो उसकी री रेटिंग बहुत सॉलिड होती है, एंड देन योर रिटर्न गोज अप,
right? Yes, It yes. multiplies. Yes. So from that perspective, we look at two things in quality, what we call is, तो हम अपनी philosophy को कहते हैं QGARP, quality and growth at reasonable price. तो जो business हम बोल रहे हैं, management and promoter बोल रहे हैं, तो one is corporate governance. The second thing is capability. So one thing we look at, because हमारा objective क्या है? Long term compounding. जी. Long term compounding is dependent on capability. Right. If the management or the promoters are not capable, they will never compound for long term. जी. So this is a very very important factor for us कि हर कंपनी में हम उसके मैनेजमेंट को, प्रमोटर को, उनकी कैपेबिलिटी पे असेस करते हैं. जी, मैं ये मौका ज़रूर से लेना चाहूँगा और दर्शकों को भी बहुत ये होता है उत्सुकता होती है कि आखिर ये इवैल्यूएशन किस तरह से होता है. आप एज अ फंड मैनेजर, बिकॉज यू आर मैनेजिंग सच अ ह्यूज कॉर्पस, और ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल एक चीज़ है जिसमें जहाँ पे फंड्स इन्वॉल्व है, पैसा इन्वॉल्व है. ऐसे में आप जब इस तरह का आप असेसमेंट करते हैं तो आप क्या क्या स्टेप्स आप लेते हैं ताकि आपको एक पीस ऑफ माइंड रहे कि आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है उसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस हैज़ बीन टॉप नॉच एंड ऑब्वियसली कैपेबिलिटी इज़ वेरी वेरी गुड गोइंग फॉरवर्ड, फ्यूचर में ये इसका बेनिफिट आएगा. सो व्हाट आर द थिंग्स विच यू कीप इन माइंड? आप अगर बताएं, इट्स अ ट्रिक विच एज अ स्टॉक पिकर, मैं थोड़ा स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ, आई कैन टेक सम क्यूज फ्रॉम दिस एज वेल. सो देखिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के दो तरीके हैं. एक तो हम थोड़ा चैनल चेक करते हैं, तो रेपुटेशन ऑफ द प्रमोटर्स एटसेट्रा. दूसरा है कि आपको बैलेंस शीट पढ़ के बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं कि जनरली रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कैसे हुए हैं, कैश फ्लोज कैसे मूव हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैपिटल एलोकेशन कैसा हुआ है, राइट. दीज थिंग्स विल टेल यू कि दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी में वेरिएबिलिटी कितनी है, हाउ मार्जिन्स हैव मूव्ड, राइट. दीज थिंग्स विल टेल यू कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस कितना अच्छा है या कितना नहीं है, रिम्यूनरेशन पॉलिसी कैसी है मैनेजमेंट की. सो ऑल दीज थिंग्स, बट इट्स अ वेरी होलिस्टिक थिंग दैट यू हैव टू डू. तो एक तो आपको जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो लेनी पड़ती है, दूसरा आप थोड़ा जनरली लोगों से पूछते हो कि उनकी जो इंडस्ट्री के अगर लोग हैं कि क्या इनका रेपुटेशन क्या है, कैसे लोग हैं ये. सो दिस इज़ हाउ. एंड आप इंडिया जैसी कंट्री में हो तो आपकी रेपुटेशन सबको जनरली पता चल जाती है, तो यू जस्ट हैव टू dig a bit, right? Yes. So this is the way to look for corporate governance and thing. Capability is something that requires a skill set to judge, right? Because there you have to not just take a call on historical and today's capability. क्योंकि आप स्टॉक लंबे समय के लिए खरीदना चाह रहे हो, तो यू हैव टू लुक एट हाउ दिस कैपेबिलिटी विल पैन आउट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, राइट. सो देयर आर टू वेज टू लुक एट इट. वन इज द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इट, कि आप बैठिए, बिजनेस समझिए, और उस बिजनेस में क्रिटिकल फैक्टर्स क्या हैं जिसको मोट कहते हैं या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कहते हैं, वो समझिए और उसका आप एक क्वालिटेटिव एनालिसिस करिए. एंड देन विथ एक्सपीरियंस वी काइंड ऑफ आर एबल टू, रिसर्च टीम होती है, वी कैन फिगर इट आउट कि ये बिजनेस कितना अच्छा है, कितना बुरा है, कितना कमोडिटाइज्ड है, कितना स्पेशलाइज्ड है. देयर इज अ क्वांटिटेटिव वे टू लुक एट इट, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल इज ROE ट्री. तो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अस. तो हम उसकी पूरी ROE को डाइसेक्ट करते हैं. सो ROE के 3 कंपोनेंट होते हैं, एसेट टर्न, मार्जिन्स एंड लिवरेज, राइट. तो जो एसेट टर्न पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है टू अंडरस्टैंड कैपेबिलिटी ऑफ अ कंपनी, हाउ इट इज पैनिंग आउट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. बिकॉज एसेट टर्न, ऐसे देखिए, तो एसेट टर्न गिव्स यू अ ब्रॉड आइडिया अबाउट वैल्यू एडिशन. वैसे तो कि वैल्यू एडिशन इज EBITDA प्लस सैलरी कॉस्ट, राइट. किसी भी कंपनी का जब हम वैल्यू एडिशन देखते हैं, सो वी काइंड ऑफ लुक एट दीज 2 नंबर्स कि उसका EBITDA और सैलरी कॉस्ट का एडिशन क्या है. दैट इज ब्रॉडली इज योर वैल्यू एडिशन. बट एसेट टर्न गिव यू पर्सपेक्टिव अबाउट इट कि हाउ द बिजनेस वैल्यू एडिशन इज मूविंग. जितना ज़्यादा वैल्यू एडिशन है बिजनेस में कैपेबिलिटी उतनी ज़्यादा है, राइट. द सेकेंड थिंग टू लुक एट इट इज इंक्रीमेंटल ROEs. And that is very, very important. And if you ask me, what is the best stock to own? The best stock to own is where incremental ROEs can be higher and higher. That will give you maximum return over a period of time. And it's very difficult to have those kind of businesses. Yeah. There are very few businesses who actually have this characteristic, where for a long period of time, for a large, like let's say span of time, their incremental ROE is improving because उनका री-रेटिंग बहुत ज़्यादा होता है, बहुत फास्ट होता है.
So these are two things that we look. Qualitatively we assess the quality of business, वैल्यू चेन में कहाँ पे वो एग्जिस्ट करते हैं, आगे कहाँ जा सकते हैं, R&D कितनी कर रहे हैं, टैलेंट कैसे रिटेन करते हैं, उनके पास जो लोग हैं वो कितने सालों से हैं, उनकी खुद की बिजनेस को लेके थॉट प्रोसेस क्या है, व्हाट टाइप ऑफ. तो कई बिजनेस ग्रो करते हैं केवल और केवल वॉल्यूम से, स्केल से, राइट, वेयर सम टाइम इंक्रीमेंटल ROEs हैव अ कैप. Some businesses want to go up the value chain, do better products, better margin products, so incremental ROE goes up. Yes. So these are kind of give you better return, right? So you have to understand, but to make better product you need to invest. वो mindset होना चाहिए. Yes. And one of the biggest thing, most important thing that we look at is the talent acquisition and retention strategy of the company. Yeah. What type of talent you are keeping in the company, because eventually capability is built out of talent. So this is these broad things that we look at. Wow. मतलब thank you so much for bringing this and these are the insights which is missing और ये बहुत लोगों को पता नहीं होता है. और I will take this opportunity to inform all our viewers. Now mutual fund इतनी सिंपल तरीके से आपका इन्वेस्टमेंट होता है, बट उसके पीछे जो थॉट प्रोसेस है, जो स्किल सेट चाहिए, वो सर ने जो हमें बताया, द काइंड ऑफ एफर्ट विच गोज ऑन सिलेक्टिंग the best of the quality of stocks as per obviously the mandate and the fund. So आप just इसका imagine आप करिए, if I have to go and search for direct stock investing, तो मेरे को इतना ये पेन लेना पड़ता है, which obviously the fund managers are doing it on our behalf. So I'm so happy to have this conversation with you and lots of insights I am gaining out of it. Thank you so much for sharing. एकदम आपने openly बताया सर. Thank you so much for this. Now coming to अभी इन्वेस्टमेंट का आपने तरीका तो बताया कि आपने स्टॉक सिलेक्शन किया, उस हिसाब से आपने इन्वेस्टमेंट किया. उसके बाद आपने एक और भी बात बताई थी, वैल्यूएशन. यस. बिकॉज गुड स्टॉक्स डू नॉट कम चीप. यस. अब और ये बड़ा सा दुविधा का चीज़ होता है कि अगर अच्छा स्टॉक है सबको ही, अगर और आज बहुत सारे फंड मैनेजर्स भी हैं, बहुत सारे अच्छे स्टॉक पिकर्स भी हैं. सो इफ एवरीवन स्टार्ट्स चेजिंग द टॉप क्वालिटी स्टॉक्स, तो उनका पी तो हाई ही रहेगा, वैल्यूएशन हाई ही रहेगा. So what is a good level to enter? या patiently wait करना चाहिए हमें, some overall macroeconomic factors आए, कुछ correction हुआ and then you stay invested. So what is the right time to invest? Okay, it's a tricky question. So let's finish the philosophy part. तो थोड़ा हमारा अधूरा रह गया था. जी. तो 2 रिस्क हमने डिस्कस किए कि हमको बिजनेस रिस्क नहीं लेना है, मैनेजमेंट रिस्क नहीं लेना है. Then third is your business cycle risk and fourth is valuation risk, right? And as I told you earlier कि वैल्यूएशन पूरे इन्वेस्टमेंट प्रोसेस का सबसे ट्रिकी पार्ट है. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस, राइट. थोड़ा इसमें इमेजिनेशन लगता है, तो इट बिकम्स आर्ट, राइट. तो आर्ट वही है जो इज नॉट जस्ट फैक्ट बट ऑल्सो इमेजिनेशन, राइट. सो नाउ बिजनेस साइकिल और वैल्यूएशन रिस्क को मैनेज करने के लिए, सो वी नो वी आर टेकिंग दिस रिस्क. सो वी हैव एलिमिनेटेड फर्स्ट 2 रिस्क कि बिजनेस रिस्क आपने नहीं लिया, अच्छा बिजनेस खरीदा जो स्केल कर सके, जिसमें अच्छा ROE हो, एटसेट्रा, और आपने अच्छा मैनेजमेंट सेलेक्ट कर लिया. सो द क्वेश्चन इज नाउ एट व्हाट यू आस्क, व्हेन टू बाय, राइट. व्हाट वी थिंक अबाउट इट इज कि देयर आर 2 ways टू मैनेज दिस थिंग. तो आपके पास 2 वेरिएबल हैं, बिजनेस साइकिल एंड वैल्यूएशन. द फर्स्ट मेथड इज टू फोकस ओनली ऑन वैल्यूएशन, forget about business cycle, right? So what I call is value investing or concentrated investing. तो आप तभी इन्वेस्ट करो जब आपके पास वैल्यूएशन में सिग्निफिकेंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो, एंड यू डोंट बॉदर अबाउट साइकिल एट ऑल. एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, इफ बिजनेस इज गुड, मैनेजमेंट इज गुड, दे विल टर्न द साइकिल इन योर फेवर एंड देन यू विल मेक मनी. द क्रक्स ऑफ दिस मेथड इज यू नीड टू बी वेरी कंसंट्रेटेड एंड यू शुड बी हैप्पी सिटिंग ऑन कैश, बिकॉज आपको हर समय ऐसा अच्छा एंट्री प्राइस, अच्छा वैल्यूएशन नहीं मिलेगा. और आपके अंदर वो समझ होनी चाहिए जब आप वैल्यूएशन को अच्छे से समझ पा रहे हो कि ये मेरे लिए अच्छी मार्जिन ऑफ सेफ्टी का वैल्यूएशन है, एंड विच इज़ वेरी ट्रिकी पार्ट, राइट. सो दिस इज द फर्स्ट मेथड. वी कैन नॉट डू इट एज इन अ म्यूचुअल फंड बिकॉज वी कैन नॉट सिट इन कैश फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, राइट. प्लस हमारे पास हर दिन कोई ना कोई हमको पैसे दे रहा है इन्वेस्ट करने को, एंड मैंडेट इज टू रिमेन इन्वेस्टेड. So then we follow the second method, which is like ulta of first method. The second method, what we call is reasonable diversification. So now what we are doing is, we are managing business cycle risk with reasonable diversification in the portfolio. Okay. So portfolio is never exposed to one type of business cycle.
it is actually exposed to different types of business cycles. So we are not eliminating it. In first method, you are like completely eliminating it. Yes. Or you are disregarding it. Yeah. You are not eliminating it, you are disregarding it. Yeah. You are believing that with valuation we can manage the cycle risk. Yeah. In the second method, you are actually not doing anything about it, but you are optimizing it. You are slightly reducing it by having in your portfolio different types of businesses which are exposed to different types of cycles. Yeah. Now, reasonable diversification doesn't mean number of stocks. Okay. क्योंकि अगर सपोज कीजिए मेरे पास एक आईटी में एक्सपोजर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर कंपनीज में मेरे पास 10% एक्सपोजर है. अब अगर मेरे पास 3 स्टॉक हो या 5 स्टॉक हो, बिजनेस साइकिल रिस्क सेम है. क्योंकि हर कंपनी किसी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट वो उसी बिजनेस साइकिल से एक्सपोज्ड है, राइट? सो दिस इज नथिंग टू डू विथ number of stocks. It is all to do with how many different business cycles you own in the portfolio. Yeah. So then now we have kind of managed the business cycle risk. Then we come to valuation risk. For valuation risk, we optimize always. So there is no sure shot answer to it. कि at what point of time you are actually eliminating valuation risk or not. Because अगर हम हमेशा invested हैं, तो रीजनेबल डाइवर्सिफिकेशन में क्या आपको हमेशा इन्वेस्टेड रहना है. दैट्स वी बिलीव दैट वी विल देयर इज नो नीड टू टेक बिग कैश कॉल्स एटसेट्रा. सो देन यू हैव टू कंटिन्यूअसली ऑप्टिमाइज फॉर वैल्यूएशन. सो व्हाट वी डू इज वी चर्न अवर पोर्टफोलियो बेसिस वैल्यूएशन एंड बेसिस बिजनेस साइकिल. ओके. सो दिस इज अवर फिलॉसफी. सो फर्स्ट 2 risk डोंट टेक, थर्ड एंड फोर्थ रिस्क कंटिन्यूअसली ऑप्टिमाइज योर पोर्टफोलियो फॉर दिस. Wow. And manage it at a threshold level. Wonderful. This is एकदम fresh perspective मेरे को भी मिला with your view. Thank you so much for this. But इससे मेरे को एक और question जो मेरे को समझना है और पूछना है आपसे, churning, क्योंकि मैं स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री को रिलेट करता हूँ और कुछ रूमर्स कभी कभी सुनने को आता है, चर्निंग भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा चर्न भी कर लेते हैं कुछ फंड मैनेजर्स, विच इज़ नॉट सो गुड. बट आपने जो ये पर्सपेक्टिव दिया है कि देयर इज़ अ प्रॉपर रैशनल विद वैल्यूएशन, जब आपको कन्विक्शन आ रहा है डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से, देयर इज़ अ प्रॉपर सेट पैटर्न. नाउ दिस ब्रिंग्स मी, जो इनफैक्ट वी हैड, आपने थोड़ा सा हाईलाइट डाला था एक्टिव वर्सेस पैसिव. तो पैसिव तो हो गया कि मैं इंडेक्स को, बेंचमार्क को जस्ट रेप्लिका बनाता हूँ, एंड दैट इज ऑल्सो, उसके भी काफ़ी फैन फॉलोअर्स हैं, एंड आई ऑल्सो बिलोंग टू वन कैटेगरी. मैं तो हर जगह करता हूँ. सो सर, इसमें आप अपने व्यूज़ डालें, बताएं कि क्या एक्टिव या पैसिव फॉर अ न्यू बिगिनर जो इन्वेस्टमेंट जर्नी में है, या 4-5 साल इन्होंने बिता लिया है, या तो अगर दोनों ही करना है तो कितना परसेंटेज में भी एक्टिव में डालें या कुछ पैसिव में डालना चाहिए? एनी थॉट प्रोसेस? इट्स अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन. सो तो इसमें जो मेरा पर्सपेक्टिव है कि देखिए, ये यूएस से शुरू हुआ पैसिव फंड्स का पूरा जो एक ऑरा था. अब यूएस में ऐसा क्यों हुआ, इसका एक छोटा सा कारण है. अगर आप 30 साल पहले जाएं यूएस में, तो जो नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनीज थी वो लगभग 8,000 थी. 8,000 कंपनीज वेर लिस्टेड अप्रॉक्सीमेटली 25-30 ईयर्स अगो. आज वहाँ पे लगभग 3,500 कंपनियाँ लिस्टेड हैं. So listed companies have come down, more than half. Right? Now, if you, अब देखिए, आपकी इकोनॉमी बड़ी हो रही है और आपकी लिस्टेड कंपनीज कम हो रही है, तो जो एक्टिव फंड मैनेजर के लिए यूनिवर्स है वो श्रिंक हो रहा है, राइट? दैट्स वन प्रॉब्लम फॉर एक्टिव फंड मैनेजर्स. नंबर 2, व्हाट हैपेंड इन लास्ट 25-30 ईयर्स, देखिए यूएस इकोनॉमी ना एक बड़ी यूनिक इकोनॉमी है विच हैज ग्रोन ऑन इनोवेशन एंड प्रोडक्टिविटी ग्रोथ. Last 30 years. Every other economy, let's say China has grown on volumes and investment. But US has never grown on that. US has grown on productivity and innovation. तो जब कोई इकोनॉमी आपकी मेजॉरिटी सर्विसेज हो गई और इनोवेशन हो गई, तो अगेन ग्रोथ शिफ्टेड टू दीज वेरी फ्यू सेक्टर्स, IT, फार्मा, राइट, और वेरी हाई सर्विसेज, ये हो गया. सो again, for a fund manager to create alpha, universe became skewed. So it became very problematic for there in such a large market. And then what happened is that because of agency problem, etc., large asset allocators like pension fund, etc., they started allocating big money to index funds. तो वो और एक आपके लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो गया. तो इसलिए वहाँ पे एक्टिव फंड मैनेजमेंट काइंड ऑफ स्लोड डाउन. ऐसा नहीं कि खत्म हो गया है,
Yes. but it kind of became not so popular and passive became popular because यूनिवर्स ही श्रिंक हो गया और उस छोटे यूनिवर्स में लिस्टेड कंपनीज में भी जो ग्रोथ हो रही थी, जहाँ पे वैल्यू क्रिएट हो रहा था, वो और छोटा हो गया, राइट? तो दैट वाज द प्रॉब्लम. अब इंडिया में ऐसा नहीं है, अभी लिस्टेड कंपनीज बढ़ती जा रही है. बट यस, आई विल एग्री टू द पॉइंट कि जो हमारा लार्ज कैप साइड है ना, क्योंकि वहाँ पे यूनिवर्स छोटा है, 100 कंपनीज ही हैं जिसमें हमको इन्वेस्ट करना है, वहाँ पे वही चैलेंज है जो यूएस का चैलेंज था. और उसमें भी थोड़ा स्क्यूड है वो इंडेक्स, क्योंकि उसमें बैंकिंग का वेट बहुत ज़्यादा है या कंज्यूमर्स, तो बाकी फिर नीचे बहुत छोटे स्टॉक्स हैं. तो वहाँ पे या तो आप एकदम डिफरेंट स्ट्रेटजी करें, देन यू कैन ट्राई टू आउट परफॉर्म. बट येस, फ्रॉम अ इन्वेस्टर परस्पेक्टिव देयर एक्चुअली पैसिव कैन मेक सेंस. बट आई बिलीव इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप वेयर यूनिवर्स इज लार्ज एंड इट इज नॉट वेरी स्क्यूड. थोड़ा सा इक्वल टाइप का रिप्रेजेंटेशन है, बहुत ज़्यादा स्क्यूनेस नहीं है, वहाँ पे अभी भी एक्टिव फंड मैनेजमेंट कैन वर्क, राइट? सो दैट्स माय पर्सपेक्टिव ऑन एक्टिव वर्सेस पैसिव. जी, थैंक यू सो मच. ये एक नया इंसाइट आपने दिया. यूएस सॉर्ट ऑफ सैचुरेटेड था, इसलिए वहाँ पे इंडेक्स फंड्स और ये थ्रू ETFs काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्शन. सो वंडरफुल इंसाइट सर, थैंक यू. अब एक और बहुत ही रिलेवेंट सा क्वेश्चन, और जो बहुत ही सिंपल है, बट हमारे दर्शकों के लिए और जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि उनके अभी जैसे हमने बात करी कि शुरुआत करना है हमें, तो वी शुड फोकस ऑन लोअर रिस्कियर प्रोडक्ट्स लाइक मल्टी कैप. तो लेट्स से कि मुझे अभी मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है. ढेर सारे AMCs हैं और उसमें भी बहुत सारे वेरिएंट्स हैं. तो ऐसे 4-5 इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन फॉर मी एज एन इन्वेस्टर, मुझे क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए कि मैं किस AMC के थ्रू ये इन्वेस्टमेंट करूँ? तो देखिए, सबसे पहले तो थोड़ा रिकैप कर लेते हैं जो हमने डिस्कस किया था कि एक टाइम होराइजन जी, कि आपको वो जो प्रोडक्ट है जैसे मल्टी कैप है, वो आपके टाइम होराइजन को सूट करता है कि नहीं. हमारे हिसाब से, मेरे विचार से अगर आप देखें तो 5 से 8 साल इज़ द टाइम होराइजन फॉर मल्टी कैप. तो जब आप पैसे को इतने दिनों के लिए छोड़ सकते हैं, तभी आप मल्टी कैप में इन्वेस्ट करें. दूसरा ये कि आप प्रोडक्ट को अच्छे से समझें. एज एन इन्वेस्टर, दिस वी ऑल्सो डिस्कस्ड कि आपको वही करना चाहिए जो आप समझते हो कि उसका रिस्क क्या है, रिवार्ड क्या है, जो आपको अच्छे से समझ में आता हो, तभी आपका कन्विक्शन रहेगा उस पर. सो दैट इज सेकेंड थिंग. द थर्ड थिंग इज कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द फिलोसफी ऑफ द AMC, कि ये फिलोसफी हमको सूट करती है कि नहीं, आपका जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से ये अच्छी है कि नहीं. क्योंकि हर AMC की अपनी एक थॉट प्रोसेस है. कुछ वैल्यू फॉलो कर रहे हैं, कुछ ग्रोथ फॉलो कर रहे हैं, कुछ कॉम्बिनेशन में ऑप्टिमाइज कर रहे हैं. हम उसको QGARP बोलते हैं, जिस ऑप्टिमाइजेशन को, राइट? दैट इज थर्ड थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये एक्चुअली प्रोडक्ट मैनेज कैसे होता है. और उसका आजकल काफ़ी मटेरियल होता है, प्रेजेंटेशंस होते हैं, हर AMC अपना एक इंफॉर्मेशन देती है कि हम ये कैसे करने वाले हैं. Then you have to look at the portfolio construction if you understand it, right? For example, जैसे हम लोगों का ये thought process है कि next 8 to 10 year we believe that mid and small caps can give you better return than large caps. Okay. So multi cap में क्या होता है कि आपको 25 मिनिमम 3 कैटेगरी में रखना मैंडेटरी है जी. तो 75% इससे कवर हो जाता है. तो 25 इन लार्ज कैप, 25 इन मिड कैप, 25 इन स्मॉल कैप. बैलेंस 25 इज योर डिस्क्रिशन. You can do whatever you want. And you can keep shuffling in between. आपको जैसा Yes. so tactical allocation you can do. कुछ भी कर सकते हैं आप, जो आपकी इच्छा हो. जी. Our thought process is कि that because in next let's say 8 to 10 years, a small and mid cap can do better job in terms of giving you return as compared to large caps. We are generally overweight towards mid and small caps. Okay. तो वो जो 25% है, हम उसको एलोकेशन थोड़ा ज़्यादा मिड एंड स्मॉल कैप्स में करते हैं. And of course, depending on valuation, timing, context, we will cut it down and bring maybe large cap more. Yeah. But broadly speaking, आप ये देखेंगे कि हमारे पास मोटा मोटा या तो इक्वल होगा मिड एंड स्मॉल कैप एज कम्पेयर टू लार्ज कैप, या थोड़ा ज़्यादा होगा. तो दिस इज वन काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस दैट वी हैव, दैट इन्वेस्टर शुड अंडरस्टैंड कि ये उसको सूट कर रहा है कि नहीं, और वो टाइम होराइजन के लिए सूट कर रहा है कि नहीं. एंड द वोलेटिलिटी, एवरी फंड हैज़ अ वेरी स्पेसिफिक natural volatility because of the style, and because of the fund manager's way of managing it, right? तो you have to kind of understand it. And अगर आपको खुद नहीं समझ में आ रहा है तो आप किसी एडवाइजर को पूछिए या पढ़िए उसके बारे में. जनरली पीपल प्रेजेंट इट एंड गिव यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट. सो आई थिंक ये चीज़ें जरूरी हैं थोड़ा समझना. बट एट ब्रॉडर लेवल, एट होलिस्टिक लेवल, टाइम होराइजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग.
Your product selection and your time horizon should match. Only then you will make good returns. वैसे आपने, मैं जब समराइज करता तो दो तो हमने बात किया था, रिस्क, टाइम, रिस्क मैनेजमेंट, टाइम स्पेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो, रिस्क आप कंट्रोल में रखें, और तीसरा स्तंभ भी आपने बताया फिलॉसफी ऑफ इन्वेस्टमेंट. एंड आई थिंक ये तीन स्तंभ पे अगर हम काम करें तो आई थिंक हमारा इन्वेस्टमेंट जर्नी एंड वी आर गोइंग टू अचीव आवर फाइनेंशियल गोल्स जो हम सेट करते हैं. तो ये बहुत अच्छा डिस्कशन हो रहा है सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस. बट हैविंग सेड दिस, अगर मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड में, एक सिंपल लेमन टर्म्स में अगर पूछूँ तो क्या क्या रिस्क हो सकते हैं इसमें? जैसे मार्केट आपने बताया कि कुछ करेक्शन आ गया, ओवरऑल जियोपॉलिटिकल इश्यूज आ सकते हैं, मार्केट अगर डाउन हो जाता है तो इन्वेस्टमेंट, मेरा वैल्यू भी नीचे जाएगा, NAV भी नीचे जाएगा, मेरा ओवरऑल इन्वेस्टमेंट नीचे जा सकता है. बट इस तरह के और क्या क्या रिस्क हैं और मेरे को क्या ध्यान में रखना चाहिए? ऑब्वियसली एक टाइम हम ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करें और ये एक्सपीरियंस से ही आता है, बट अगर आप बहुत सिंपल तरीके से हमारे दर्शकों को बता सकें सो इट्स गोइंग टू हेल्प एवरीवन. करेक्ट. तो देखिए, अगर आप किसी नदी में तैर रहे हैं तो आपके क्या रिस्क हो सकते हैं, राइट? वैसे ही है, अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है स्टॉक मार्केट में तो आपके क्या, तो आप नदी में तैर रहे हैं तो जो नदी की धारा है अगर वो ज़्यादा हो जाए तो आपको दिक्कत होगी, राइट? क्योंकि वो आपको अपने साथ बहा ले जाएगी. तो जब आप किसी कंट्री में, जैसे इंडिया में अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जो इंडियन इकोनॉमी है उसकी जो ग्रोथ रेट है, उसका जो डायरेक्शन है, वो एक बहुत बड़ा रिस्क है, राइट? तो क्योंकि हम एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, हम थोड़ा शॉर्ट ऑफ कैपिटल है, हमारे यहाँ कैपिटल कम होती है, और गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा है, तो हमारी इन्फ्लेशन पे कंट्रोल कम है. हालांकि अब वो धीरे धीरे अच्छा हो रहा है. अगर आप पिछले 10 साल में देखेंगे तो हमारा प्रोडक्टिविटी गेन अच्छा हुआ है. प्लस हमारा जो डिपेंडेंस था कि हमारी जो पूरी इन्फ्लेशन ऑयल से ड्राइव होती थी, अब वो थोड़ा काउंटर होने लगी है, बिकॉज चाइना की फुल कैपेसिटी के कारण, और जो CNY INR का इक्वेशन है वो थोड़ा हमारे लिए फेवरेबल हो गया है. एंड उसके बाद जो हमारा इंटरेस्ट रेट और करेंसी रिस्क है, राइट? ये सब बड़े रिस्क हैं क्योंकि ये इम्पैक्ट करते हैं. जनरली अगर आप इसको चूँकि हमारा मैक्रो डैशबोर्ड अच्छा है अभी और सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं इसको कंट्रोल करने का, और हमारी स्थिति अच्छे बेहतर होती जा रही है, तो अगर आप इसको लंबा समय दें तो बहुत बड़ा रिस्क नहीं है ये, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 10-15 ईयर्स इफ़ यू स्टे इन्वेस्टेड इनफ. द सेकेंड रिस्क इज कि जो एज अ पोर्टफोलियो हम लोग जो बना रहे हैं उसमें जो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें हमसे गलती हो जाए जी, राइट? कि हम गलत कंपनियां ले लें जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएँ, या जो बिजनेस ग्रो ही नहीं करें, बिजनेस बस्ट हो जाए, बैलेंस शीट रिस्क हो जाए उनमें. जी. सो दैट इज अनदर रिस्क दैट यू टेक एज एन इन्वेस्टर. वो रिस्क आपको पास ऑन हो रहा है, राइट? सो आई थिंक दैट इज यू हैव टू बी ऑब्जर्वेंट, दैट यू हैव टू मॉनिटर इन द पोर्टफोलियो ऑफ द फंड मैनेजर्स कि हाउ बिग they are exposed, how large exposure they have to these kind of risks in the portfolio. And then of course there is performance risk. Yeah. तो वो इन्वेस्टर को मॉनिटर करना चाहिए, एंड आई थिंक 2-3 साल में वो समझ में आने लगता है जी, कि ये रिस्क बहुत ज़्यादा हो रहा है या कम है, राइट? एंड एवरी फंड गोज थ्रू अ परफॉर्मेंस साइकिल. व्हेन इट डज वेल, इट डजंट डू वेल, ये सबके साथ होता है जी. बिकॉज आप कोई फिलॉसफी लेके अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो हर समय अच्छा नहीं करती है. There is a good time for it, there is a bad time for it. Yeah. So, but you need to see how they are coming back. Yes. If they are optimizing and they are coming back, then it's good. So, these are, I think, some of the risks. The biggest risk is time horizon risk. Yes. If you don't give it enough time, then you are taking very, very big risk. Right, absolutely. So thank you so much for your views and for all the guidance and over the years experience जो बहुत साफ दिख रहा है हमें. And thank you for sharing your investment philosophy. And I'm sure our viewers, they have gained a lot of wisdom and they are going to take a lot out of this conversation which we have had. Thank you so much for being with us and pleasure to have you, and we will connect again. Thank you very much. My pleasure to be here with you. Thank you. Pleasure, sir. Thank you.